पहले दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। राज्य में निवेश बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने की विधानसभा में घोषणा, किसानों का 1 लाख रुपए तक का होगा कर्ज माफ। चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ जवान। किरण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। नमाखों से दी गई विदाई। और बिहार के कटिहार से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 13 साल के बेटे का शव बोरे में लेकर थाने पहुंचा पिता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार के कटिहार जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला जिले के कुर्सला थाना क्षेत्र के खेरिया घाट का है, जहां कुछ दिनों से लापता चल रहे एक 13 साल के नाबालिग का शव बरामद हुआ है, जिसे कुत्तों ने बुरी तरह से नोच कर खा लिया है। बता दें कि पिता ने बच्चे के शव को बोरे में भरकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर उसे थाने ले गया, जहां शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लॉ पर बच्चा गिरी गल है। कितना तारीख को, कब? शुक्र के 6 बजे 7 बजे रात में। कहाँ पर? चिंटंगा घाट में। कौन सा थाना? थाना चिंटंगा, गोपालपुर चिंटंगा। कैसे गिर गया था बच्चा? लॉ पर से अनहार में। लॉ पर से अनहार में गिर गया था। नाव पर से जा रहा था टपने के लिए उस वक्त गिर गया था। कुर्सेला थाना में एक नदी में खरिया के पास एक शव बरामद हुई, जो काफी क्षत विक्षत की अवस्था में था। इस संबंध में जानकारी करने पर पता चला, जो भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना में कुछ दिन पूर्व ही एक 10 वर्ष के बच्चे का मिसिंग होने संबंधी एंट्री हुआ था। उसी संबंध में जो डेड बॉडी था उसकी शिनाख्त की गई, वो डेड बॉडी उसी का था। इस संबंध में गोपालपुर के थाना द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए, चूंकि वहां पहले से एंट्री था, सनहा दर्ज की गई थी उसकी मिसिंग की, तो उनके द्वारा इस संबंध में डेड बॉडी को लेकर इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं हमारे साथ कुमार गौतम, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर हैरान करती है। एक 13 साल के मासूम का शव यहाँ बोरे में लेकर उसका पिता थाने पहुंचता है। कुत्तों ने नोचकर उसे खा लिया। जिस तरह से वो एक बोरे में इस बच्चे के शव को लेकर पहुंचा है, ये तस्वीर हैरान करती है। प्रशासन की उदासीनता को भी यहाँ सामने खड़ी करती है। बिल्कुल, ये तस्वीर ऐसी है जो हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को बिल्कुल ये शर्मसार करती है कि जहाँ पुलिस महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, पोस्टमार्टम है, तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास संसाधन है, हम तमाम चीज़ें इस तरीके से व्यवस्थित करके लगाए बैठे हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन ये तस्वीर हमारे समाज को झकझोरती है और ये भागलपुर ज़िले के पुलिस ज़िला नवगछिया है, जहाँ की ये तस्वीर सामने आई है। और इस तस्वीर ने एक पिता पुत्र के बीच के उस रिश्ते के साथ साथ जो सामाजिक जो सरोकार है उसको दर्शाता है कि कितना इस समाज में आज भी ऐसी तस्वीर जो है झकझोर कर रख देती है कि क्या कोई पिता अपने बेटे के शव को, जिसके चीथड़े जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं, और उसके बावजूद भी पुलिस ये कहती है कि ये सीमा विवाद है, ये इस थाने का नहीं है, ये उस थाने का है। तो कम से कम कई जगहों पर पुलिस को न सिर्फ अपने थाने के परिसीमन को देखना चाहिए, बल्कि मानवता भी एक चीज़ है। और मानवता ये कहती है कि यदि किसी का शव हो तो आप उसको कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम कराएं कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। आप उसके परिजनों का इंतज़ार कीजिए, और अगर परिजन नहीं आते हैं, अगर वो लाश लावारिस होती है, तो उसके अंतिम संस्कार के पैसे सरकार देती है, अंत्योष्टि योजना के तहत देती है। तो ये तमाम योजनाएं आखिर कहाँ चली गई, कहाँ चला गया? क्या पुलिस के आंखों का पानी इतना सूख गया कि किसी 13 साल के बच्चे
के नवजात 13 साल के जो बच्चे का शव कुत्तों ने, जानवरों ने चीर चीर कर खा लिया, और वहाँ पर प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। वो प्रशासन ये कहती है कि ये गोपालपुर का मामला नहीं, ये बीरपुर का मामला है, ये बीरपुर का नहीं, गोपालपुर का मामला है। मान लीजिए किसी बॉर्डर पर ही अगर ऐसा कुछ हुआ होता, जहाँ पर दोनों थाना के बीच का बात है, तो भी जिसकी नज़र पहले पड़ जाए या जिसको पहले सूचना मिल जाए, शायद वो ये चाहता तो ये ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि इसके लिए सिस्टम बना हुआ है। यदि कोई लावारिस लाश भी होती है, उसके साथ इस तरीके का जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद भी यदि उसकी आत्मा को शांति न मिले, तो फिर सवाल तो बनता है। और ये सवाल आम इंसान का नहीं है, ये सरकार के उस फेलियर सिस्टम से है, जो कहती है कि हम तो सारी योजनाओं को देख रहे हैं, सारी योजनाएं बनी हुई है, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि क्या एक पिता अपने बच्चे के शव को बोरियों में कस करके ले जाता है? क्या उसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है? कहाँ आग का पानी, कहते हैं ना कि आग का पानी सूख जाना। शायद इस तस्वीर को देख करके बिहार के जो भी लोग इस वक्त इस तस्वीर को देख रहे होंगे, वो इतना ज़रूर कह रहे होंगे कि ये एक ऐसी तस्वीर है जो हमारे प्रदेश को शर्मसार करती है। आपको याद होगा कि उड़ीसा में कुछ महीनों पहले ऐसी ही एक तस्वीर आई थी सामने, जहां पर अपने कंधों पर कई किलोमीटर दूर वो एक पिता अपने बच्चे का शव लेकर के जाता है। क्या उसके लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है? कहाँ गया वो आपका सिस्टम, जहां आप कहते हैं कि हर चीज, लाश को ले जाने के लिए भी यदि आपके पास वाहन की व्यवस्था नहीं होती है, अगर आपको वो पोस्टमार्टम कराने के बाद भी अगर आप व्यवस्थाएं नहीं दे सकते, तो फिर ये तस्वीर बताती है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। वो और आज अगर ऐसी तस्वीरें भागलपुर ज़िला, जो कि बहुत बड़ा ज़िला है, जहां से जो भागलपुर ज़िले के से अलग करके नवगछिया पुलिस ज़िला बनाया गया था, इसी उद्देश्य से बनाया गया था, क्योंकि नवगछिया में क्राइम सबसे ज़्यादा होती थी। यही कारण था कि वहाँ पर एसएसपी अलग बैठते हैं। भागलपुर जिले में 2 एसएसपी होते हैं, एक पुलिस जिला नवगछिया के लिए और एक भागलपुर के लिए। तो भागलपुर के डीएम भले ही एक हो, लेकिन ये जो मामला है ये पूरी तरीके से पुलिसिंग का मामला है, और नवगछिया को इसी के लिए बनाया गया था कि आप अपनी क्राइम को, आप अपने सिस्टम को मजबूत कर सके। तो आखिर वो सिस्टम कहाँ चला गया? पुलिस जिला बनाने का जो मकसद था वो कहाँ चला गया? आप ये कह रहे हैं गोपालपुर और बीरपुर 2 ऐसे जगह हैं जहाँ से विधायक सदन में चुन करके आते हैं, जहाँ की जनता सदन भेजती है। तो अगर गोपालपुर, बीरपुर या जो 0 माइल के पास का जो क्षेत्र है, अगर वहाँ पे बॉर्डर का भी मसला होता अगर पुलिस प्रशासन के लिए, तो भी उसको सल्टाया जा सकता था। अगर मान लीजिए कि गोपालपुर की पुलिस अगर चाहती तो इस शर्मसार तस्वीर को रोक सकती थी। वो अगर चाहती तो उसका अंत्योष्टि, उसके शव को भेजने की व्यवस्था करा दी जाती, तब जाकर के ये ऐसी तस्वीरों से बचा जा सकता था। जी, से कुर्सेला थाना क्षेत्र के खरिया घाट का ये पूरा मामला है गौतम। लगातार ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर इंसानियत को शर्मसार करती है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला थाने पहुंचा और थाने पहुंचने के बाद यहाँ पर इस मामले को दूसरे थाने भेज दिया गया। हैरान करती है तस्वीर और इंसानियत को शर्मसार करती है, क्योंकि इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लेने की जरूरत थी। एक छोटा सा बैग था जिसमें इस 13 साल के मासूम के शव को लेकर पिता पहुंचा था, और वहां जाके उसे दूसरे थाने भेज दिया जाता है। ये हैरान करती है तस्वीर। आखिर कब जाकर हमारा प्रशासन जागेगा और इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा? बिल्कुल, जब से ये खबर सामने आई है तब से लेकर के वहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए, वहाँ के पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जो पुलिस का जो रवैया रहा है वो कितना अमानवीय है, ये दर्शाता है कि ये एक तरीके का एक अमानवीय चेहरा सामने आता है। पुलिस के चाहे जितने रूप हों, लेकिन इस तरीके की चीज़ें उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर वो चाहती तो उस सिस्टम के तहत, चाहे वो कुर्सेला का मामला हो, गोपालपुर का मामला हो, ये सारे वहाँ के बॉर्डर इलाके पड़ते हैं नवगछिया के, जहाँ से अगर एक थाना में अगर किसी चीज़ को
थाना क्षेत्र के बाहर का मामला हो, लेकिन अगर वो चाहती तो उसके शव को अंत्येष्टि के लिए उसके पिता को अच्छे से सौंप सकती थी। एक पिता को सोचिए क्या बीतती होगी उस पिता पर जो अपने बच्चे के लाश को बैग में ले करके अब अपने घर जाता है या थाने से जाता है, निकलता है। तो क्या पूरा सिस्टम ये नहीं दर्शाता है कि इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? जबकि नियम ये कहता है, जो कानून है वो ये कहता है कि यदि किसी शव को या जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं हो जाए तब तक वो उसकी जिम्मेवारी बनती है। और ये कहीं ना कहीं एक अमानवीय पक्ष है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है और ऐसे जो भी लोग दोषी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोगों पर एक सख्त से सख्त कड़े कानून का उल्लंघन हुआ है और इस उल्लंघन के साथ ही उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तब एक सबक नहीं मिलेगा और सबक नहीं मिलेगा तब जाकर के ये तस्वीरें बिहार जैसे प्रदेश को, जहाँ पर कहते हैं मुख्यमंत्री की कानून का राज है, यहाँ पर एक तो कैसा कानून है कि आप किसी के लाश के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी के लाश को मान लीजिए कि किसी के किसी जानवर के द्वारा नोचा जाता है, ये भी एक अमानवीय पहलू है। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो चीज़ें जो निकल कर के सामने आती है, उसके बाद भी उसके तन को ढका जा सकता था। उसके लाश को कफन तक नसीब न हो तो आप सोचिए कि इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा अमानवीय पहलू है, एक ऐसा हैरान करती है गौतम ये चेहरा है तस्वीरें। वाकई 13 साल जो के शर्मसार बच्चे के करती है शव बिहार को लेकर यहाँ पर ये पिता थाने पहुंच जाता है और थाने पहुंचने के बाद उसे दर दर भटकना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जिले में पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिले में पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। लोगों के चेहरे पर एक बार फिर से यहां पर रौनक देखने को मिल रही है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लोगों के चेहरे पर रौनक यहां पर लौट आई है। सहरसा से समस्तीपुर पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंच गई है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बरौनी के बीच नहीं चली है अभी ये ट्रेन। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कैसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसर, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को शुरू कर दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर अभी इस ट्रेन को नहीं शुरू किया गया है, जिसे लेकर एक तरफ लोगों में खुशी का माहौल है तो एक तरफ लोग यहाँ नाराज भी नजर आ रहे हैं। बाद आज जो है कि पैसेंजर ट्रेन सेवा चालू हुई है और कहीं ना कहीं ये सेवा चालू होने से जो आम यात्री थे, जो दैनिक मजदूर यात्री थे, जो अपना यात्रा करते थे, उनके इस कोरोना काल में उन्हें काफी खर्च करना पड़ा। जहां 20 रुपए किराया होते थे वहां उन्हें 50 रुपया 100 रुपया देके और उसको अपने स्थानों तक पहुंचना पड़ता था और काम करना पड़ता था। और लगातार जो है लोगों की मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द पैसेंजर ट्रेन चलाए, जिससे आम लोगों, आम यात्री को सहूलियत मिले। इसी को लेकर आज जैसे ही सेवा शुरू हुई है, भले चेहरे पे लोगों की खुशी देखने को मिली है कहीं ना कहीं 1 साल बाद ट्रेन चालू होने पे। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहां न्यूनतम भाड़ा जो है ट्रेन की जो है किया गया वो 30 रुपया, इससे भी कुछ लोगों में नाराजगी दर्ज की गई है। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब सरकार से एक अपेक्षा होती है लोगों की, जब भी सरकार कोई होती है तो सरकार आम लोगों के लिए सोचती है, जनता के लिए सोचती है। और आज जो है कि रेलवे द्वारा जहां 15 रुपए किराया होना चाहिए था, वहां जो है कि 30 रुपए किराया लिया जा रहा है। इस बात की भी नाराजगी है। तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि समस्तीपुर दरभंगा, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर बरौनी के बीच भी पैसेंजर ट्रेन चलनी चाहिए। और काफी अरसे से लोगों की मांग हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इन सब मामलों को लेकर देखने वाली बात है कि कब तक रेलवे जो है कि अब जो है इन जगहों पर सेवा शुरू करेगी। जी कंचन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। क्या सर आपका?
तो झारखंड सरकार की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का अब तक का सबसे अधिक राशि का बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किए गए 91,277 करोड़ के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर खासा जोर दिया गया। किसानों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत सरकार एक नई शुरुआत करने जा रही है। किसी भी राज्य के व्यापारिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखना चैंबर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी होती है और इसी तर्ज पर झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र में उत्थान के लिए सरकार अब चैंबर ऑफ यहां पर फार्मर्स की स्थापना करने जा रही है। सरकार ने इस नए चैंबर के गठन होने से किसान और व्यापारियों के बीच काफी बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सूबे के मुखिया और वित्त मंत्री ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के बावजूद अगर झारखंड की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल नहीं मंडराए तो इसका श्रेय केवल झारखंड कृषि को जाता है। झारखंड सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में इस साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से सालाना बजट के कुल हिस्से का 11% हिस्सा सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में खेती और ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करेगी, जिसमें कृषि और उससे संबंधित संसाधनों का विकास भी शामिल है। बता दें कि किसी भी राज्य के व्यापारिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखना चैंबर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी होती है और इसी तर्ज पर झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र में उत्थान के लिए सरकार अब चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने जा रही है। सरकार ने इस नए चैंबर के गठन होने से किसान और व्यापारियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जताई है। हम जाएंगे, आपने बजट को देखा नहीं, आप उसके पत्तों को खोलिएगा तो भावनाओं को समझ जाइएगा। किसान को कभी हमने वोट बैंक नहीं माना, 5वें साल में आशीर्वाद सम्मान लेकर नहीं आए। चुनौतियों भरे साल के रहते हुए भी हमने अपनी जवाबदेही को ईमानदारी से किसानों के साथ प्रतिबद्धता दिखाई और आप देखते होंगे कि मैं परिवार मानता हूँ, खुद किसान का बेटा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने झारखंड के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, तो ऐसे में किसान भाइयों का दर्द हमें नहीं होगा तो किसे होगा। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बजट सत्र में जमकर बवाल मचाया है। विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन से लेकर सदन के अंदर के शोरगुल से कार्यवाही बाधित हुई है और सूबे में आम दिनों में भी राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी का सरकार के प्रति हमेशा से हमलावर रवैया रहा है। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए इसे महज आईवॉश बताया है। आईश्वास है, इन्होंने कहा गौ मुक्ति धाम हम बनाएंगे, एक प्रमंडल में एक बनाने की बातें कर रहे हैं। तो पूरे प्रमंडल में कहीं भी गौ माता का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए क्या एक प्रमंडल में लोग लेके उठा के जाएंगे क्या? इनको चाहिए था कि अभी कुछ एम्बुलेंस देते ही, जो हम लोगों ने प्रावधान किया था उसको बंद कर दिया। एम्बुलेंस था, कहीं भी रोड में चलती फिरती कहीं गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका इलाज के लिए व्यवस्था होता है, उसके लिए जो है मोबाइल धन की व्यवस्था होती है। इसे कुछ किया नहीं सरकार ने। अभी उल्टा कहें हम चैंबर ऑफ फार्मर बनाएंगे, क्या चैंबर फार्मर बनाओगे भैया? ये आईश्वास है। कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों और किसानों को लाभ पहुंचाने की नीयत से राजनीतिक पार्टियां सालों से सियासत करती रही हैं। दावे भी सिर्फ जुबानी हुए हैं। किसानों को अगर कुछ हाथ लगता है तो वो है बस निराशा। पार्टी के सियासी दावों में किसानों के असली मुद्दे नजरअंदाज होते रहे हैं। मौजूदा समय में जरूरत है किसानों की समस्या का हर हाल में समाधान किया जाए। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता कुमार कामेश की रिपोर्ट। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश, झारखंड सरकार की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा राशि का बजट यहां पर पेश किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रामेश्वर उरांव द्वारा ये पेश किया गया, जिससे किसानों के उत्थान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए कंचन, जिस तरह से झारखंड बजट सत्र का बात की जाए, बजट सत्र चल रहा है और बजट में जिस तरह से झारखंड सरकार ने किसानों को कई बड़ी
तोहफाएं दी हैं, सौगात दी है, इससे झारखंड के किसानों में खुशी का माहौल है। देखिए, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में एक तरह से कहा जाए खनिज के साथ साथ झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य भी है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरह से राज्य में किसानों की जो व्यवस्था थी, वो किसान के कारण ही जो है राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी बहुत पटरी पे रही, जिसके कारण जो है सरकार जो है यहाँ किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। और जिस तरह से झारखंड सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं में सबसे बड़ी योजना का बात मैं करूं तो जिस तरह से व्यवसायियों पर नज़र बनाने के लिए, व्यवसायियों की गतिविधियों पर नज़र बनाने के लिए, व्यवसायियों के दुख दर्द को समझने के लिए जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना राज्य में हुई थी, उसी तरह से झारखंड सरकार भी अब किसानों के हित और सुख और दुख के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए, किसानों की सुविधाओं के लिए चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। देखिए, ये चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन करने का निर्णय कुछ दिन पूर्व ही ले लिया गया था, जब कृषि मंत्री जो है धनबाद दौरे पे थे। धनबाद दौरे के दौरान ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि जल्द ही झारखंड में किसानों के लिए चैम्बर ऑफ फार्मर्स की स्थापना की जाएगी और इसके लिए जगह का भी चुनाव कर दिया गया था। झारखंड के धनबाद में चैम्बर ऑफ फार्मर्स की स्थापना की जाएगी। देखिए, चैम्बर ऑफ फार्मर्स बनाने का मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य कारण अगर बात की जाए कंचन, तो सबसे बड़ा बात है कि चैम्बर ऑफ फार्मर्स के माध्यम से जो राज्य सरकार यह कार्य करना चाहती है कि 4 वर्षों में, सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष बचा है और इन 4 वर्षों के दरमियान जो है 24 लाख प्रगतिशील किसानों को बनाना है। तो 24 लाख प्रगतिशील किसानों को बनाने के लिए कई योजनाएं होनी चाहिए, कोई ठोस योजनाएं होनी चाहिए। उन योजनाओं के माध्यम से जब वो धरती पर योजनाएं उतरेगी, धरातल पे उतरेगी, तो उसका सीधा लाभ जो है यहाँ के किसानों को मिलेगा। इसके लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। अगर बात की जाए चैम्बर ऑफ फार्मर्स के तहत कई ऐसी योजनाएं आएंगी जिसका सीधा लाभ जो है झारखंड के किसानों को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी है कि किसानों के लिए सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस सर्विस सेंटर के माध्यम से किसान जो है, किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहां मिट्टी, उनके खेतों की मिट्टी के बारे में बढ़िया से विस्तार से बताया जाएगा, किस मिट्टी में और किस मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको मिल सके। साथ ही साथ किसान जो फसल उगाते हैं, उन फसलों का लाभ जो है कितना उनको मिल पाए, क्योंकि अब तक यह देखा जा रहा है कि जो किसान फसल उगाते हैं उनका उचित मूल्य नहीं मिलता। बिचौलिए कहीं ना कहीं हावी होकर उनके फसलों का मूल्य जो है, वो जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ कहीं ना कहीं उन बिचौलियों के पास हो जाता है। हालांकि झारखंड सरकार की ये जो पहल है, इस तरह की पहल पहले भी की गई थी। अगर लालू यादव के समय जब वो रेल मंत्री थे, तो किसानों के फसलों के बेचने के लिए वही कई ट्रेनें चलाई थी, जहां किसान जो है अपनी फसलों को लेकर सीधे दूसरे राज्यों में जाते थे और दूसरे राज्यों में पहुंचती थी, वहां सीधा लाभ जो है किसानों को मिलता था। ठीक उसी तर्ज पे झारखंड सरकार भी चाह रही है कि झारखंड के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए कृषि सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए बिरसा किसान सर्विस सेंटर, इसके लिए 61 करोड़ रुपए का आवंटन जो है इस बजट में किया गया है। साथ ही मिल्क फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। उसके साथ मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार इस बार इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ बड़ी तोहफाएं दी है, लेकिन यह जो सौगात है किसानों के लिए कितना लाभकारी होगा, यह आने वाले समय में ही मालूम चल पाएगा। जी कंचन। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर कामेश बात की जाए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जा रही है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से अगर देखा जाए तो किसानों को सबसे ज्यादा यहां पर फायदा होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में उत्थान के लिए ही इसकी स्थापना की जा रही है। बिल्कुल कंचन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही चैम्बर ऑफ फार्मर्स की स्थापना की जा रही है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखिए जिस तरह से कार्य करता है, व्यवसायियों की गतिविधियों को नजर रखता है, व्यवसायियों की समस्याओं का निदान करता है और व्यवसायियों के उत्थान के लिए वो कई योजनाओं को लेकर आता है और कई चीज़ों पर मंथन करता है जो समस्याएं आती है। उसी तरह राज्य सरकार ने जिस तरह से चैम्बर ऑफ फार्मर्स की स्थापना करने की बात की है, कृषि मंत्री ने अपने धनबाद दौरे में भी इस बात का उल्लेख किया था और ये चैम्बर ऑफ फार्मर्स जो है धनबाद में बनने जा रहा है। देखिए, झारखंड इस चैम्बर ऑफ फार्मर्स के बन जाने से अगर धनबाद में बनता है तो धनबाद के 27,000 से ज़्यादा किसानों के साथ साथ राज्य के 9 लाख किसानों का जो किसानों को इसका सीधा लाभ जो मिल पाएगा कि चैम्बर ऑफ फार्मर्स बनने से वहाँ कई तरह के वैज्ञानिक होंगे जो अनुसंधान
अपने अनुसंधान के बारे में बताएंगे कि किस मिट्टी में कौन सा फसल लगाना चाहिए और किस मौसम में कौन सा फसल लगाना चाहिए। साथ ही साथ उनको एक उचित प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो जो फसल उगाते हैं उन फसलों को सही दाम, सही बाजार कैसे मिले और कैसे वो अपने फसलों को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। साथ ही साथ राज्य सरकार की कई योजनाएं आती है जो किसानों तक पहुंच नहीं पाती, तो ऐसे में राज्य सरकार और चैम्बर ऑफ फार्मर्स इनके बीच में एक सामंजस्य रहेगा और सही समय पे किसानों को राज्य सरकार की योजनाओं का जो जानकारी है वो वहाँ के राज्य के किसानों को मिल पाएगा। तो ये देखा जाए कंचन, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है और इस सौगात से राज्य के किसानों को लाभ ही लाभ होना है। लेकिन कितना लाभ होगा ये आने वाले समय में तय होगा कि राज्य सरकार चैम्बर ऑफ फार्मर्स का जो स्थापना करने की बात कही है वो स्थापना होता है और यहाँ के किसानों को क्या लाभ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्य सरकार ने अपने बजट में जिस तरह से अलग अलग कई भागों में इस चैम्बर ऑफ फार्मर्स के गठन के साथ साथ किसानों के लिए कई हितकारी योजनाओं को भी लेकर आया। जिस तरह से अगर बात की जाए तो उनके फसल नष्ट होने पे जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसको बंद करके अब झारखंड फसल राहत योजना का नाम दे दिया गया है। इसमें 50 करोड़ का प्रावधान है इस बजट में। तो किसान के अगर फसल भी नष्ट होते हैं तो उसके लिए फसल बीमा योजना को भी लेकर आई है। साथ ही साथ दूध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग 80 लाख लीटर प्रतिवर्ष दूध उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पूर्ति के लिए लगभग 9,250 जो है 9,250 करोड़ का पशुधन योजना लेकर आई है, जिससे राज्य के किसानों को एक किसान को 2 गाय देने की योजना है। तो ऐसे में दूध के साथ, फसल के साथ और मछली उत्पादन के साथ राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की बात जो है झारखंड सरकार ने कही अपने बजट में। तो यह कुल मिलाकर कहा जाए तो चैम्बर ऑफ फार्मर्स का अगर गठन हो जाता है तो राज्य के किसानों के लिए एक लाभकारी कदम होगा। जी कंचन, जिस तरीके से कामेश यहाँ पर चैम्बर ऑफ फार्मर्स के गठन को लेकर अगर हम कहें कि व्यापारियों के बीच और यहाँ पर किसानों के बीच इस गठन के बाद एक अच्छे समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जो है वो भी यहाँ पर जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए चैम्बर ऑफ फार्मर्स एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे किसान अपनी समस्याओं के साथ साथ राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बढ़िया से समझ सकेंगे। उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जो फसल वो उगाते हैं उसका कहाँ पे किस व्यवसायी को बेचना है। तो इसके साथ एक किसानों का एक समूह जो बोलते हैं कि एक समूह भी बनाया जाएगा और उनको एक समूह में प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जो किसान जिस माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहेंगे उनको प्रशिक्षण भी किया जाएगा। तो इसमें किसानों के लिए 2 फायदा, जो किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का लक्ष्य जो रखा गया है, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रावधान जो है इस बजट में जिस तरह से चैम्बर ऑफ फार्मर्स के माध्यम से ज़्यादा वैज्ञानिकों को जोड़ा जाएगा। कई तकनीकी कई किसानों की खेती में कई तकनीकी खामियां आती है, उन खामियों को दूर करने के लिए भी यहाँ पे चैम्बर ऑफ फार्मर्स के माध्यम से वो तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा। तो ऐसे में जो चैम्बर ऑफ फार्मर्स है झारखंड के किसानों के लिए एक लाभकारी कदम है। हालांकि राज्य सरकार ने जिस तरह से इस बजट में अलग अलग कई भागों में इस किसानों के जो बजट है, किसानों के हित के लिए जो बजट पेश किया है उसमें अलग अलग भागों में बांट कर रखा है। चैम्बर ऑफ फार्मर्स की स्थापना को लेकर यहाँ ये भी कह सकते हैं कि किसानों और व्यापारियों के बीच में बेहतर समन्वय यहाँ पर स्थापित होने की पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही साथ झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र में भी इससे काफी ज्यादा उत्थान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।